कहानी जो कि सुआला गांव के एक लड़के ने मुझसे शेयर की थी। वो किसी जगह को लेके कुछ बताना चाहता था। पहाड़ों पर अक्सर कई घुमावदार रास्ते आते हैं, कुछ तो बहुत ही तेजी के साथ मुड़ते हैं। ऐसे में उन रास्तों पर हादसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सुआला गांव के बारे में वैसे तो कई कहानियां हैं। उसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। पहाड़ों पर बसा एक खूबसूरत सा गांव, और वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो बहुत घुमावदार वाला रास्ता है। इन रास्तों पर या तो कोई ऐसा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जिसे पहाड़ों पर चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, या जिन्होंने थोड़ी पी रखी है। ऐसे लोगों के साथ हादसे थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें जिक्र है उस जगह के बारे में। तो इस लड़के ने बताया कि कुछ लोग उसी रास्ते से होते हुए जा रहे थे। आखिरी बार वो सुआला के पास किसी ढाबे पर रुके थे। एक छोटा सा ढाबा था जहां ऑर्डर भी वो ढाबे वाले सबके पास जाके ले रहे थे। कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि खाने में क्या क्या है, कौन क्या खाना पसंद करेगा, वगैरह वगैरह। इतने में क्या देखते हैं कि एक हरियाणा नंबर की एक जीप तेजी से आ रही है। उसमें तेज आवाज में गाने बजाए हुए थे और ढाबे से होकर तेजी से स्पीड में वो आगे बढ़ जाती है। उस जीप में सारे लड़के ही लड़के थे। 2-3 लड़के तो खिड़की से बाहर निकल के चिल्ला भी रहे थे और उनके हाथों में बोतलें वगैरह भी थे। मतलब देख के ही लग रहा था कि गाड़ी के अंदर पीने वीने का भी प्रोग्राम चल रहा है। हम सब यहाँ ढाबे पर बैठ के खा पी रहे थे और सब देख रहे थे। मौसम अच्छा खासा था, बहुत शांति थी। पहाड़ों का एम्बियंस साउंड हम फील कर रहे थे। इसी बीच ढाबे वाले ने एक बात बोली जो थोड़ी अजीब थी, पर समझ में काफी देर बाद आई। वो बोलता है, गए ये लोग। हम खाते खाते रुक से जाते हैं कि क्या मतलब गए ये लोग। तो ढाबे वाले ने बताया कि आगे एक रास्ता है, वो आगे उस मोड़ पर पकड़ लेगी इन्हें। पहले तो लगा कि पुलिस की बात हो रही है कि वो पकड़ लेगी इन्हें। तो हमने खाते खाते कहा कि आगे पुलिस खड़ी है। तो ढाबे वाला कहता कि नहीं, पुलिस नहीं पकड़ेगी, वो पकड़ लेगी। अब ये वो कौन है? इसका जब ढाबे वाले ने खुलासा किया तो जितने लोग वहां बैठ के खा रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये बात उसी रास्ते की है। वो ना एक काफी घुमावदार वाला रास्ता है, उल्टे हाथ की तरफ, जिसके सामने और सीधे हाथ की तरफ बस खाई है। तो जब आप रात को उस रास्ते से होकर जा रहे हो तो वहां एक औरत दिखाई देती है जो गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिखाती है। और उस औरत की प्रेजेंस वहां ऐसी होती है कि आप देख के ही समझ जाते हो कि मुझे इसके लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड और तेज कर देते हैं। आपको लगता है कि सामने सीधा रास्ता है, सीधी सड़क है। आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हो तो गाड़ी तेजी से भागती है और फिर अचानक आपको दिखाई देता है कि सामने सड़क तो है ही नहीं, हमें तो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना था। लेकिन स्पीड इतनी तेज होती है कि आपकी गाड़ी पूरी स्पीड से नीचे खाई में जाती है। हम लोग खाते खाते उस ढाबे वाले से पूछते हैं, कौन है वो औरत और ऐसा क्यों करती है वो? तब वो बताता है कि कई साल पहले इस औरत की फैमिली स्कूटर पर थी, इसी रास्ते से होते हुए कहीं जा रहे होंगे कि इतने में एक गाड़ी जिसमें कुछ लड़के थे जिन्होंने शराब पी रखी थी, तेजी से मोड़ पर आए और इनसे वो स्कूटर टकरा गया। वो लड़के तो बच गए, लेकिन ये औरत और इसकी फैमिली वहीं पे खत्म हो गए। बस तभी से ये औरत लोगों को वहां खड़ी मिलती है, दिखाई देती है। अगर आप सही से गाड़ी चला रहे हो, नॉर्मल स्पीड में हो, ना आपने कोई नशा वगैरह किया है, तो वो आपको कुछ नहीं करेगी, शायद आपको दिखाई भी ना दे। लेकिन अगर आप गाड़ी गलत तरीके से चला रहे हो या नशे में हो, गाड़ी में किसी ने शराब पी रखी है, तब ये आपको दिखाई देगी। और जब ये आपको हाथ का इशारा कर रही होगी, उस वक्त आपको एकदम सीधी सड़क दिखाई देगी, जबकि उस जगह पर सीधी सड़क तो है ही नहीं। और जैसे ही आप उस सीधी सड़क पर जाएंगे, वो सड़क गायब हो जाएगी। कुछ लोग जो यहाँ आते जाते रहते हैं, उन्हें अच्छे से पता है यहाँ के बारे में। उन्हें आज तक कुछ नहीं हुआ, उनकी जान बच जाती है।
हालांकि वो नशे में गाड़ी चलाते भी नहीं, पूरे तरीके से नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं। तो वो ढाबे वाले ने जब कहा था ना कि वो पकड़ लेगी, उसने सही कहा था। उसने उन लड़कों को पकड़ लिया था। स्वाला गांव के बारे में आपको इंटरनेट पर और यूट्यूब पर और भी कुछ कहानियां मिल जाएंगी। इस कहानी का जिक्र कहीं नहीं है। अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। मेरे किसी रिश्तेदार के हालात एकदम से बदल गए। मेरे एक अंकल जी हैं जिनके पास आज शाम क्या बनेगा इतने तक के पैसे नहीं होते थे। उनके यहाँ अब एकदम से नया नया सामान आने लगा। ये देखकर हर कोई हैरान था कि ऐसा कैसे। सबके मन में बस एक ही बात रहती थी कि अंकल जी के हाथ ऐसा क्या खजाना लग गया। अंकल जी को पहले से ही पूजा पाठ का बड़ा शौक था और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर फिर बड़े होते होते उनका वो शौक तंत्र मंत्र और साधनाओं में बदल गया और इसी के चलते उन्होंने एक यक्षिणी को अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो काफी समय से इसमें लगे हुए थे। पर उन्हें सफलता काफी देर बाद जाके मिली। उनसे वो कोई भी सवाल पूछते, उन्हें जवाब मिलता। शुरू शुरू में तो अंकल जी ने उनसे अगले दिन आने वाले सट्टे और लॉटरी के बारे में पूछना स्टार्ट किया, पर धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता चला गया। और जब धीरे धीरे ये बात आसपास में फैली तो सबसे पहले उनके पड़ोसियों ने इस बात का फायदा उठाया। वो लोग उनके पास जाके अपना भविष्य पता करने लगे और अंकल जी की बताई गई बात सारी सच होती थी। अब लोग उनके बारे में जानने लगे। दूर दूर से लोग उनके पास आते। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती। देखते ही देखते उनके 2 छोटे कमरों का घर एक बड़ी हवेली बन चुका था। और इसके बाद फिर वही हुआ जो ऐसा अक्सर किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है कि एक दिन वो यक्षिणी अंकल जी से नाराज हो गई। मानो अंकल जी अब पागल से होने लगे थे। वो खुद से बातें करते, रात रात भर चीखते रहते, मानो किसी से अपने किए के लिए माफी मांग रहे हो। अपने कानों में उंगली डाले रखते, रुई डाले रहते, जैसे कि बाहर के शोर से ज्यादा उन्हें किसी और चीज का शोर सुनाई दे रहा है। एक दिन उनके कानों से खून बहना शुरू हो गया। वो यक्षिणी उनके कानों में दिन रात बिना रुके थके चीखती रहती। उनके घर वालों ने उन्हें ना जाने कहां कहां दिखाया। बड़े से बड़ा डॉक्टर, साधु महाराज, तांत्रिक सबको दिखाया, लेकिन उनकी बीमारी किसी के पकड़ में नहीं आई। उन लोगों ने अंकल जी की हालत देख के उनसे मिलने से भी मना कर दिया। अंकल जी और उनका पूरा परिवार अब बस यक्षिणी की मुट्ठी में था। कहा जाता है कि यक्षिणी को खुश करना उसे सिद्ध करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। वो अपने साधक को किसी भी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे वो उसके घर की बहू बेटी ही क्यों ना हो। और अंकल जी की तो 2 बेटियां थीं। वैसे तो अंकल जी ने साधना के टाइम से ही अपने परिवार वालों से दूरियां बना ली थी और सिद्धि हासिल करने के बाद से तो वो अपनी बीवी के साथ रहते तक नहीं थे। जब घर बड़ा बनवाया तो उन्होंने अपने लिए एक अलग कमरा भी बनवा लिया था, जिसमें किसी का भी जाना मना था। उनकी हालत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही थी। वो रोज अपने कमरे में बैठे शराब पीते, चीखते चिल्लाते, जैसे कि किसी से लड़ रहे हों। माफी मांगते कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे छोड़ दो। और बोलते बोलते उनके कानों से खून निकलना शुरू हो जाता। वो पागल हो चुके थे। जो परिवार गरीबी में भी खुशी से रह रहा था, अब बड़ा घर और तमाम सुख सुविधाएं होने के बाद भी अंदर से खत्म हो चुका था। वो यक्षिणी बार बार उन्हें कहती कि मैं तुझे और तेरी परिवार को खत्म कर दूंगी। वो बताती कि तेरी बेटियां किस तरह मरेंगी। अंकल जी उस पागलपन में कभी अपने कान बंद कर लेते, कभी अपने बाल नोचते। उनकी बीवी और बेटियों से ये सब देखा नहीं जाता। एक दिन उनकी बीवी ने उनको उन्हीं के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। जब उन्हें खाना देना होता तभी दरवाजा खुलता था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी बेटियां अपने बाप की इस हालत को ना देख पाए। पर उनकी बेबसी की आवाजें वहां गूंजती रहती थी। और फिर एक रात वहां खामोशी छा गई। सुबह उनकी लाश उसी कमरे में मिली। एक लोहे का सरिया उनके कानों से आर पार किया हुआ था। उनको गुजरे आज कई साल हो चुके हैं। आज उसी कमरे के सामने बैठकर मैं ये कहानी लिख रहा हूं।
उनके कमरे पर नजर जाती है तो उनकी याद आ जाती है। उनका रोना डरावने सपनों का रूप लेकर आज भी मुझे सुनाई देते हैं। उनके घरवाले अब इस बारे में किससे बात नहीं करते, पर हमें पता है कि अंकल जी ने खुद ऐसा किया था ताकि उनके परिवार पर कोई आंच ना आए। इन सब चीज़ों को, शक्तियों को उनकी दुनिया में रहने दो। उनकी एक अलग दुनिया है। अगर आप उसमें खलल डालोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह आप चाहते हो कि आपको इज्जत, सम्मान मिले, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। इस कहानी का रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। बस मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तभी मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि अपनी तरह से एक कहानी बना के आपसे शेयर करनी चाहिए। भूल के भी ऐसी गलती मत करना। जो मैंने इस कहानी में बताया है बिल्कुल सब कुछ काल्पनिक है। और हाँ, अपना ख्याल रखिए।